यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 9 भारतीय कृषि। पिछले वीडियो में हमने बात की खाद्यान्न फसलें और इस वीडियो में हम बात करेंगे दलहन फसलें। दलहन फसलें जो है मुख्य रूप से भारत में जो जनसंख्या है वो शाकाहारी जनसंख्या है। शाकाहारी जनसंख्या होने के कारण प्रोटीन का मुख्य स्रोत जो है उनके लिए दाल है। इसलिए दलहन फसलें जो है भारत में मुख्य फसलें हैं। खाद्यान्न फसलों के रूप में जनसंख्या शाकाहारी होने के कारण प्रोटीन का प्रमुख स्रोत दाल होती है। इसलिए यहाँ के लोग खाद्यान्न के रूप में दाल का प्रयोग करते हैं। किसानों के द्वारा भी अपनी भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए, उसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए बीच बीच में दलहन की फसलें बोई जाती हैं, जिससे भूमि की उर्वरता, उपजाऊपन बना रहे। भारत में दलहन फसलें रबी की फसलों में भी होती हैं, खरीफ की फसलों में भी होती हैं। जैसे मूंग, मोट, उड़द, अरहर ये खरीफ की फसलें हैं। मटर, चना, मसूर ये रबी की फसलें हैं। मुख्य रूप से दलहनों में चना जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, उसके बाद अरहर, उड़द, मूंग ये मुख्य फसलें हैं जो भारत में इनका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है मुद्रादायनी फसलें, या इनको अपन कह सकते हैं औद्योगिक फसलें या नकदी फसलें भी इनको कहा जा सकता है। व्यवसायिक फसलें भी इनको कहा जा सकता है। व्यवसायिक गतिविधियों के काम में आते हैं, उद्योगों के काम में आते हैं। नगद मुद्रा प्राप्त होती है किसान को, इसलिए मुद्रादायनी फसल इनको कहा जाता है। भारत के संपूर्ण कृषि क्षेत्र के 1/4 25% भाग पर मुद्रादायनी फसलें, औद्योगिक फसलें बोई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से हम सबसे पहले बात करेंगे गन्ना। गन्ना जो है मूलतः एक भारतीय पौधा है। प्राचीन समय से ही भारत में गन्ने की खेती होती रही है और ये बांस वनस्पति का वंशज है। गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है और लगभग संपूर्ण विश्व का 50% गन्ना जो है भारत में पैदा होता है। गन्ने का उपयोग जो है गुड़ उद्योग, चीनी उद्योग, अल्कोहल उद्योग में गन्ने का प्रयोग किया जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन यूपी, महाराष्ट्र इन राज्यों में होता है। अन्य राज्यों में भी इसका काफी उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूपी, महाराष्ट्र में इसका उत्पादन किया जाता है। गन्ना उत्पादन के लिए हमें जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये ज्यादा अच्छा होता है। उष्ण कटिबंधीय जो स्थान है वहां पे इसका उत्पादन ज्यादा अच्छा होता है। 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता गन्ने को होती है। यानी ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में गन्ने का उत्पादन ज्यादा अच्छा होता है। गन्ने के बाद हम दूसरा बात करेंगे कपास। कपास जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। ऋग्वेद में कपास की खेती का उल्लेख मिलता है। कपास जो है संपूर्ण विश्व का 6.7% भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। लगभग 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की इसको आवश्यकता होती है। 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की इसको आवश्यकता होती है। ऐसे स्थानों पे ये ज्यादा आसानी से उत्पादित होता है। गहरी काली मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है, जिसमें चूना और पोटाश मिला हुआ हो। ऐसी मिट्टी जिसमें चूना और पोटाश हो वो सबसे ज्यादा इसके लिए उपयुक्त होती है। कपास जो है भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। लंबे रेशे वाला, जिसे हम अमेरिकन कपास भी कहते हैं। दूसरा है मध्यम रेशे वाला और तीसरा है छोटे रेशे वाला। ये 3 प्रकार का कपास अपने यहाँ होता है। अमेरिकन कपास लंबा इसका रेशा होता है, महीन होता है,
लगभग कपास का 50% उत्पादन इसी का होता है भारत में। मध्यम रेशे वाले का 40% और 10% छोटे रेशे वाला कपास का उत्पादन भारत में किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मुद्राधानी फसलों में तिलहन, यानी ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है। तिलहन जो है मुख्य रूप से इन फसलों से हमें तेल प्राप्त होता है। लगभग संपूर्ण विश्व का 10% तिलहन भारत में उत्पादित किया जाता है, जिसमें मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन, अरंडी, अलसी आदि का उत्पादन भारत में होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूंगफली। भारत के कुल तिलहन उत्पादन का 45% जो है मूंगफली का उत्पादन होता है। तिलहनों में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन भारत में किया जाता है। मूल रूप से यह ब्राजील मूल का पौधा है, यानी भारत में ये ब्राजील से आया, पूरे विश्व में ब्राजील से फैला है। मूलतः ब्राजीलियन पौधा है और लगभग आप बात करें तो तिलहन का 45% इसका उत्पादन होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद बात करें सरसों। सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है और लगभग कुल तिलहन का 35% जो है वो सरसों है। कुल तिलहन जितना उत्पादन होता है उसका 45 मूंगफली है, 35 सरसों है, यानी 80% मूंगफली और सरसों ही तिल में उत्पादन होता है। अन्य का उत्पादन कम होता है। अन्य में बात करें तो अरंडी का उत्पादन भी भारत के लगभग सभी राज्यों में होता है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है स्नेहक के रूप में किया जाता है। मशीनों में स्नेहक, लुब्रिकेंट जिसको हम कह सकते हैं, चिकनाई बनाए रखने के लिए मशीनों में स्नेहक का प्रयोग होता है, जिसको हम लुब्रिकेंट कहते हैं, उसके रूप में अरंडी का प्रयोग होता है। साबुन बनाने में, चमड़ा शोधन में, चमड़े की सफाई करने में, इन उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। गुजरात और राजस्थान में अरंडी सबसे ज्यादा होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, यानी कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। सबसे पहले बात करें रोजगार सृजन। रोजगार के दृष्टिकोण से बात करें तो हमने पहले ही बात की 54.6% रोजगार जो है हमें कृषि क्षेत्र से मिलता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी आधे से ज्यादा जनसंख्या भारत की कृषि पर निर्भर करती है। उसकी आय का स्रोत जो है कृषि है। इतने लोगों को इसने रोजगार दे रखा है। इसके अलावा कृषि से जुड़े हुए पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी क्षेत्र में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से काफी लोगों को यहाँ रोजगार मिला हुआ है। उसके बाद बात करें जीडीपी में योगदान, सकल घरेलू उत्पाद में जो है कृषि का योगदान जो है वो 17.4% है, यानी कुल जीडीपी का 17.4% हमें कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। उसके बाद विदेशी व्यापार में योगदान, जो विदेशों के साथ हमारा व्यापार है उसमें कृषि का जो योगदान है उसकी हमें बात करनी है। विदेशी व्यापार में कृषि का योगदान 2.07% है, लगभग 2% योगदान जो है विदेशी व्यापार में कृषि क्षेत्र का है, कृषिगत आयात निर्यातों का है, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करें उद्योगों के लिए बाजार। उद्योगों के लिए बाजार की उपलब्धता होती है। औद्योगिक क्षेत्र को बाजार चाहिए। भारत में मूलतः कृषि प्रधान देश है। ज्यादातर जनसंख्या ग्रामीण एरिया में कृषि कार्य करती है। इस कारण कृषिगत क्षेत्र में जो भी मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह की आवश्यकता होती है उसके लिए एक बड़ा बाजार यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में उपलब्ध होता है, और वो उद्योगों के लिए एक बड़ा बाजार है जो उनको उपलब्ध यहाँ पे होता है। इसके बाद उद्योगों के लिए कच्चा माल। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो कृषिगत
उत्पादों को कच्चे माल के रूप में काम में लेते हैं, जैसे कपड़ा वस्त्र है, चीनी वस्त्र है, चीनी उद्योग है, गुड़ उद्योग है, जूट उद्योग, रबड़ उद्योग, मसाला उद्योग, ये बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जहां कृषिगत जो उत्पादन है उनको कच्चे माल के रूप में काम में लिया जा सकता है। कृषि की स्थिति अच्छी है तो उन उद्योगों की स्थिति भी वहां अच्छी होगी। तो ये था भारतीय कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। अब बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसका मूल आधार ही कृषि है, इसलिए इस कृषि क्षेत्र में सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसके लिए हमारी जो मानसून पर कृषि की निर्भरता है उसको कम किया जाए। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं बना करके नदियों के, बाढ़ के पानी को हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो परंपरागत तरीके से अपने यहाँ खेती कार्य किया जाता है उसमें भी सुधार करके उसको आधुनिक तरीके से बदला जाए, उसमें मशीनों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हो, कृषि का मशीनीकरण हो और कृषि को जो जीवन निर्वाह कृषि के रूप में अपने यहाँ अपनाया गया है उसके स्थान पर आधुनिक तरीके से इसमें आय बढ़ाने का इसको स्रोत बनाना चाहिए। कृषि के साथ छोटे किसान जो है पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी इत्यादि कर सकें, ताकि मानसून के कारण उनकी जो नुकसान होता है फसलों का, बाढ़ आ जाती है, काल आ जाती है, अनियमित समय वर्षा होती है, कभी वर्षा नहीं होती, कभी ज्यादा हो जाती है, ऐसी समस्याओं से वो अपने आप को बचाए रखें। बीमा क्षेत्र को भी इसमें काम करना चाहिए। कृषि क्षेत्र में फसल बीमा है, मशीनरी की बीमा है, किसान की बीमा है, उनके पशुओं की बीमा है, इसमें काफी सुधार करने की जरूरत है। हरित क्रांति के बाद हमने देखा खाद्यान्न फसलों में काफी हद तक आत्मनिर्भरता भारत में आई। उसी प्रकार से एक क्रांति करके हमें कृषि का जो है स्वरूप बदलना पड़ेगा, तभी भारतीय कृषि जो है उन्नत स्थिति में आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।